तुषार कौशिक, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आपको हम आज की बड़ी खबरों की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की। पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां गन्ना किसानों को भारत सरकार का तोहफा मिला और एमएसपी में बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने पूरा भुगतान किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर जालौन से है, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव जालौन पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया। तीसरी बड़ी खबर है आगरा से, जहां पर विंग कमांडर का वाईफाई और मोबाइल नंबर हैक करके 70 लाख रुपए मांगे गए और रुपए ना मिलने पर ब्लैकमेल करने की धमकी दी गई। चौथी बड़ी खबर औरैया से है, जहां पर मासूम से दुष्कर्म मामले में औरैया कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई और एडीजी कानपुर ने सजा दिलाने वाली टीम को इनाम दिया। ये 4 बड़ी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चारों खबर के विस्तार से खबर असल में आखिर क्या है। सबसे पहले दिल्ली वाली खबर का हम जिक्र करते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर यह है कि गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया और एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। गन्ना किसानों को सरकार ने पूरा भुगतान किया, गन्ना किसानों को तोहफा भी दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और गन्ना किसानों को यह तोहफा दिया गया है। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया है, लेकिन वहीं पर उम्मीदें भी भारत से बड़ी हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है उसको रिपील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन के गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो वहीं जालौन पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव और शिवपाल यादव सिंह की तरफ से बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, पिछले 9 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया, शिवपाल की तरफ से कहा गया। 2024 में बीजेपी की करारी हार होगी। तो जालौन दौरे पर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव और उन्होंने कहा कि 9 सालों में बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया, यही वजह है कि 2024 में जनता नकारेगी बीजेपी को। तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, शिवपाल यादव कहते नजर आए। तो 2024 में बीजेपी की करारी हार होगी, शिवपाल यादव ने कहा। तो आज जालौन पहुंचे थे और जालौन पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये भव्य स्वागत जालौन में किया गया और उसके बाद शिवपाल यादव ने ये बातें कही। लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल के दिया है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम करते हैं। शिवपाल जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, लगातार चर्चाओं में है, क्या कहेंगे आप इस पे, क्या आपका क्या मत है? देखिए ये केवल बहकावे वाले काम और झूठ बोलने। आशीष शिवहरे मेरे साथ जुड़ गए, मेरे संवाददाता जालौन से। आशीष, शिवपाल यादव जब पहुंचे वहां पर बीजेपी को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी कहते नजर आए और क्या कुछ बातें उन्होंने कही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें मामला जालौन का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिवपाल यादव जो है वो आज ओडिशा जा रहे थे, जहां पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है।
भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवपाल यादव और जो ब्लॉक प्रमुख है तेजपाल यादव उनके नेतृत्व में उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, लेकिन 9 साल के इस कार्यकाल के बीच में जनता के उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित का काम हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल इकट्ठा हमला बोला। उनका कहना है कि कोर्ट के अंदर जो है वो हत्या हो जाती है, वकीलों के भेष में हत्या कर दी जाती है, पत्रकारों के भेष में हत्या कर दी जाती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो कानून व्यवस्था में फेल नजर आ रही है। इसके अलावा उनको कहना है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के सारी पार्टियां जो है पटना में जो मीटिंग हुई है वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है हराने का काम करेंगी। जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये भी बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी काफी मजबूती के साथ बूथ स्तर पर काम कर रही है। शिवपाल यादव के ये दौरे के 2024 के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या ओरछा की आपने बात कही कि ओरछा जा रहे थे लेकिन जालौन में मिलते हुए गए, तो ऐसे में क्या जालौन के कार्यकर्ताओं के लिए, जालौन के शहर के लिए क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही या किसी तरीके की बैठक या मीटिंग या पदाधिकारियों से कोई बातचीत? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए कि शिवपाल यादव जो है वो एक निजी कार्यक्रम के लिए तहत ओरछा जा रहे थे, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर डकोर क्षेत्र में उनका ये स्वागत सम्मान किया गया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है। कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि 2024 का चुनाव है, उनको 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, इसके अलावा जो अलायंस किया गया है, जिस तरीके से सारी पार्टियों ने मीटिंग करके 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन के जो है उसको जिताने का काम करना है, इस तरीके से उन्होंने मंत्र भी दिया है। इसके अलावा साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, केवल जुमलेबाजी की है। इसको लेकर के जनता के बीच जाना है और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के जनता को बताना है। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष मुझसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आगरा से बड़ी खबर, विंग कमांडर को जान से मारने की धमकी दी गई और 70 लाख की रंगदारी न देने पर मारने की धमकी दी गई है। विंग कमांडर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक किया गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर क्रिमिनल ने 70 लाख की फिरौती मांगी थी। आपको बता दें, विंग कमांडर को ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई थी और यहां पर विंग कमांडर को धमकियां भी दी जा रही थी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साइबर क्रिमिनल ने 70 लाख की फिरौती मांगी थी और पहले तो हैक किया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को और उसके बाद 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। तो आपको बता दें, 70 लाख रुपए की रंगदारी ना देने पर जान से मारने की नेक्सस विंग कमांडर को यहां पर ब्लैकमेल करने के दृष्टि से यहां पर ब्लैकमेल कर रहा था, तो विंग कमांडर को जान से मारने की धमकी दी गई है। मनोज चाहर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, आरोपियों की कोई जानकारी अभी तक लग पाई है क्या, और ये पूरा किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे, इसकी जानकारी? देखिए, एयरफोर्स के विंग कमांडर थे, वो आगरा में तैनात थे, राजस्थान के रहने वाले थे, जालौर डिस्ट्रिक्ट के। तो कहीं ना कहीं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पहले उनको हैक किया गया। हैक करने के बाद जो आपत्तिजनक जो तस्वीरें थी वो वहां से निकालकर उनको फिर धमकाया गया और उनसे रंगदारी मांगी गई। 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। हालांकि जो विंग कमांडर है उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी तो आनंद फानंद में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 7 लोगों के नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये 7 उन्हीं जालौर डिस्ट्रिक्ट के गाँव के बताए जा रहे हैं। जो विंग कमांडर जिस गांव के हैं उसी गांव के ये बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है, जांच कर रही है और जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो वहीं जो आगरा सीपी एडिशनल पुलिस कमिश्नर है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये रंगदारी का जो मामला आया है, जो हैकर्स हैं वो लगातार जो विंग कमांडर को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, तो उनके जो अश्लील फोटो थे वो उन्होंने वायरल किए। जब उसको रंगदारी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनकी जो आपत्तिजनक फोटो थे वो उन्होंने वायरल किया है। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब जो साइबर क्रिमिनल थे वो कहीं ना कहीं जब उसको क्या नाम है विंग कमांडर को धमका रहे थे, विंग कमांडर से रंगदारी वसूलने के लिए बात कर रहे थे, तो उनको धमकी भी उनको जान से मारने की दी। तो कहीं ना कहीं गंभीर धाराओं में 386, 504, 506, 66C, 68D में ये गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पड़ताल के बाद ही इस पर गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए एक बहुत बड़ा मामला है। अगर विंग कमांडर का मामला सामने आया है तो नेक्सस कहीं ना कहीं पहले भी किसी ना किसी को ब्लैकमेल कर रहा होगा और हो सकता है आगे भी किसी को ब्लैकमेल करने की प्लानिंग में हो। इस बात के खुलासे भी होना बहुत जल्द जरूरी है।
जी बिल्कुल, इसमें एडिशनल सीपी का जो है वो लगातार इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये गांव की रंजिश भी हो सकती है। उस एंगल पर भी पुलिस यहाँ की जांच कर रही है, क्योंकि गांव के ही लोग हैं जो पांच सात लोग हैं जो नामजद कर रहे हैं विंग कमांडर ने। तो कहीं ना कहीं नामजद अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें गाँव की रंजिश का भी मामला सामने आ रहा है। उन सारे पहलुओं पर ये पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन मनोज, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर लिया गया, तो ये किसी आसान व्यक्ति के हाथ की बात नहीं होगी। विंग कमांडर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक करना, ये एक टेक्नो सेवी बंदा जरूर होगा जिसने भी इस काम को किया होगा। तो इस बारे में कोई जी जानकारी बिल्कुल, कि कौन है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैक किए गए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक किया गया, उसके मोबाइल का डाटा है वो अपने पास लिया गया, तो कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड होगा जिस तरीके से उसको पहले हैक करने के बाद उसका पूरा डाटा आपने यहाँ रिकवर किया, उसके बाद उसको धमकी दी कि रंगदारी मांगने की कोशिश की जिस तरीके से। लेकिन विंग कमांडर ने भी बड़ी सावधानी के साथ पुलिस को सूचना दी और उसके पहले रंगदारी मांगते उसको जान से मारने की भी धमकी मिली। परिवार पूरा दहशत में आ गया था। विंग कमांडर आगरा में तैनात है, तो यहाँ के लोकल पुलिस और जो अपनी एयरफोर्स की पुलिस है उसके साथ समन्वय कर जो विंग कमांडर है उन्होंने इसकी पूरी सूचना दी। सूचना के बाद ही जब मुकदमा पंजीकृत हुआ, मुकदमा पंजीकृत कर होते ही पुलिस एक्टिव हो गई और एक्टिव लगातार जो पुलिस जो हैकर्स हैं उनकी तलाश में जुट गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद ही इसमें गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब औरैया की बात करेंगे। औरैया से एक बड़ी खबर यह है कि मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। एडीजी कानपुर ने सजा दिलाने वाली टीम को इनाम भी दिया और मासूम से दुष्कर्म और फांसी की सजा दी गई है। औरैया से बड़ी खबर, सुनाया बड़ा फैसला, कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। तो एडीजी कानपुर ने सजा दिलाने वाली टीम को इनाम भी दिया है। मासूम से दुष्कर्म के मामले में यह बड़ा फैसला सामने आया है और आपको यह भी बता दें कि फांसी की सजा दी गई। मासूम से दुष्कर्म के मामले में यह बड़ा फैसला दिया गया। तो औरैया कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है और ये बड़ी खबर कोर्ट ने। संदीप शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है, ये मामला कब का है और क्या दलीलें रखी गई थी कोर्ट के अंदर? बताना चाहूंगा, ये मामला 3 महीने पहले का, जिसको लेकर एसपी चालू निगम ने बहुत कड़ी मशक्कत के बाद कोर्ट में अपनी चार्जशीट लगवाई और उसके बाद आज फांसी की सजा उसको दरिंदे को सुनाई गई। कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, साथ ही साथ परिवार, मासूम के परिवार क्या इस फैसले से पूरी तरह सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, मासूम का परिवार बहुत ही खुश है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 लोगों की गवाही हुई थी जिसको लेकर और यह न्यायालय ने उसको फांसी की सजा सुनाई। बहुत ही दरिंदे ने लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसके मुंह को दबा के उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए संदीप। अब खबर फतेहपुर से। फतेहपुर जिले में लव जिहाद के बाद हिंदू किशोरी के साथ हुई हत्या की घटना पर आक्रोशित हिंदू और महिला संगठनों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही किशोरी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में फरीदपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में 22 जून को शादी समारोह में शामिल होने गए हिंदू किशोरी के साथ मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक बनकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद ईंट से कुचलकर लहूलुहान कर दिया गया था और मौके से फरार हो गया था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। युवती की 26 जून को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने हत्यारे युवक की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल अभी भी आरोपी फरार चल रहा है। 22 जून की घटना जो हुई है आप सभी को पता है, तब से लेकर के सामूहिक बलात्कार बेटी का हुआ और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया और मारा समझ करके छोड़ करके चले गए हत्यारे। बेटी हाईलाइट में एडमिट हो गई लेकिन उसको होश नहीं आया, तब से कोमा में चली गई और परसों उसकी मृत्यु हो गई। परसों 22 जून की घटना जो हुई है आप सभी को पता है, तब से लेकर के सामूहिक बलात्कार बेटी का हुआ और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया और मारा समझ करके छोड़ करके चले गए हत्यारे। बेटी हाईलाइट में एडमिट हो गई लेकिन उसको होश नहीं आया, तब से कोमा में चली गई और परसों उसकी मृत्यु हो गई।
तो वहीं बहराइच में बाढ़ग्रस्त इलाके के अंदर लोगों को बचाने के लिए जिलाधिकारी प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। लोगों के बचाव के लिए नावों की व्यवस्था की गई। घाघरा नदी के परक्यूपाइन और जियोटैक की बोरियां डाली जा रही हैं ताकि नदी की धारा से गांव को बचाया जा सके। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच के बाढ़ग्रस्त इलाकों को बचाने के लिए यूपी सरकार की ओर से विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये भी बता दें कि भारी बारिश की वजह से बहराइच के 4 तहसीलों और 210 गांव ऐसे हैं जहां करीब 7 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित होती है। वहीं शाहजहांपुर में छोटे छोटे बच्चे नहाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दरअसल चौक कोतवाली इलाके के खन्नौत नदी पर बने बांध से किसी नहर में अक्सर बच्चे छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। बच्चे गहरी नहर में जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाते हैं। ऐसे में जरा सी चूक और इन बच्चों की जान ले सकती है। नहाने वाले और छलांग लगाने वाले बच्चों का कहना है कि नहर गहरी है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए सभी नहाते हैं। वहीं मुरादाबाद के थाना गल शहीद इलाके में बकरीद पर कुर्बानी के लिए भैंसा लाया गया था। मंगलवार को कुर्बानी के लिए लाए गए एक भैंसे ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया। ट्रक से उतरते ही उसने कई लोगों को रौंद डाला और भैंसे को काबू में करने के लिए कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल भैंसे के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंसा इस दौरान एक दुकान में घुस गया और जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन भैंसा सभी को रौंदता हुआ चला गया और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि काफी देर बाद जब भैंसा थक गया तब उसे काबू में किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरादाबाद की, जहां पर एक भैंसा आपको उत्पात मचाता तस्वीरों में नजर आएगा। गल शहीद इलाके में भैंसे ने यह उत्पात मचाया था। कुर्बानी के लिए इस भैंसे को लाया गया था, जिसने कई लोगों को रौंद दिया। सहारनपुर से खबर है, भारी बारिश से उफान पर नदियां। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पानी में फंस गई। परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर पार कर रहे थे नदी पार करते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश में नदियां उफान पर हैं और ऐसे में परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। स्ट्रेचर पर आपको मरीज नजर आएगा, इसे नदी के बीच में से लेकर पार करना पड़ रहा है। ये खराब स्थिति इस वक्त सहारनपुर के गांव के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नदी पार करना पड़ रहा है। मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर ये नदी पार कर रहे हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहारनपुर का स्वास्थ्य प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, यह खुद में एक बड़ा सवाल। आगरा से बड़ी खबर, कुत्ते को बचाने के चलते गड्ढे में गिरी कार और कार में सवार थे 2 लोग सकुशल बाहर निकले। तेज गति से आ रही ये कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया। फतेहाबाद के बहार रोड कबीर नगर के पास की यह घटना बताई। गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि गोदाम के अंदर काफी सामान ऐसा था जो तेजी से आग पकड़ रहा था। यही वजह है कि काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। तो वहीं शाहजहांपुर में एक सिरफिरे युवक ने महिला के घर के अंदर चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, महिला को बचाने आए उसके पति और देवर को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। इस हमले में हमलावर युवक भी घायल हुआ है। पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना के पीछे महिला और युवक के बीच आपसी संबंध के बाद ये विवाद वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंजई क्षेत्र में रहने वाले आसिफ कुछ निहाल खान उम्र लगभग 30 वर्ष इनके परिवार के परिचित हैं। मोहम्मद जब्बार खान, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये रात मोहम्मद जब्बार खान रात को आसिफ खान के यहाँ गए और कहा कि हमारे घर में कोई नहीं है। तो उन्होंने उसके कहने पर उनको अपने घर में ही रोक लिया, क्योंकि पूर्व परिचित थे।
रात को लगभग 3:30 बजे आसिफ खां की पत्नी तलत जहां नमाज पढ़ने के लिए उठी, तभी किसी बात को लेकर कोई बातचीत हुई है जिसमें कि मोहम्मद जब्बार खां उनके किचन से चाकू ले आया और उसने तलत जहां को से घायल कर दिया। उनकी शोर पर उनके पति आसिफ और उनके पुत्र यावर खां भी गए और मोहम्मद जब्बार जो पूछताछ में आ रहा है कि उसने उनको घायल कर दिया। मोहम्मद जब्बार भी घायल है और इस पूरे प्रकरण की पुलिस जांच की जा रही है, क्या प्रकरण है, क्या परिस्थितियां थी जिनमें ये घटना हुई है। तो इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।